नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज की खास पेशकश माननीय मंत्री जी। और आज हमारे साथ हमारे विशिष्ट अतिथि हैं माननीय मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका कशिश न्यूज़ का। अरुण जी, सबसे पहले तो दो महत्वपूर्ण विभाग और उन गिने चुने आप मंत्रियों में हैं जिन पर दो विभागों का दायित्व मुख्यमंत्री ने देने का भरोसा जताया है, तो इस पर सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे इसी मिट्टी के नेता आदरणीय श्री नितिन नवीन जी और बिहार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जो दायित्व दिया है, मैं उसमें काफ़ी तेज़ गति से चाह रहा हूं कि विभाग के कार्यों का निपटारा करके और जो अपेक्षा है सरकार के उस पर खरा उतरूं। दो महत्वपूर्ण विभाग, एक तो श्रम संसाधन विभाग, दूसरा युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग। ये दो ऐसे विभाग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन के भी बहुत करीब हैं। जो अंत्योदय की बात बीजेपी करती है, वो अंत्योदय की क्षमता इन दोनों विभागों में है। बिहार, जो नया बिहार तैयार होने को है, उसमें युवाओं की जो भागीदारी होगी वो इनके विभाग से जुड़ी हुई होगी। तो अरुण जी, पहले श्रम संसाधन की बात कर लेते हैं। बड़ी संख्या में फैक्ट्रीज खोलने की तैयारी हो रही है, तो श्रमिकों के हक की भी बात होगी, उस पर भी विचार चल रहा है? बिल्कुल। अभी तो श्रम नीति जो भारत सरकार ने 29 के बदले 4 श्रम कानून लाकर और सुविधाजनक बनाया है जी। जो फैक्ट्रियां लगेंगी, पहले जो इंस्पेक्टर राज था वो इससे समाप्त हो जाएगा। श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन आएगा इन नीतियों से, और जो उलझने थी लेबर कोड का, वो सारे समस्याओं का इसमें निदान हो रहा है। तो पुरानी नीतियों को समाप्त करके और नई नीति जो आई है जी। उसके नियम बनने के काम भी शुरू हो गए हैं, वो अधिनियमित हो रहा है और हमने उसका फाइनल प्रकाशन भी कर लिया है। कैबिनेट से भी सब कुछ हो गया है, अब उस पर नियमावली बन रही है और मुझे लगता है कि जल्द ही वो काम भी हम लोग पूरा कर लेंगे, जिससे श्रमिकों को उसका सीधा लाभ मिलेगा और कारखाना मालिकों को भी सहूलियत होगी इंस्पेक्टर राज से। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि श्रमिकों के हित की रक्षा करने में कहीं उद्योग के हित न प्रभावित हो जाएं, और ऐसे में उद्योग स्थापित होने से पहले ही चिंतित होकर आने से पहले ही थोड़ा असंतोष न हो जाए। तो वो बिहार को अभी सोचना है, बिहार उस स्थिति में है, तो हर पहलू पर ध्यान है। नहीं, इसीलिए भारत सरकार ने इसको किया है, इस बड़े काम को, ताकि जो फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं उनकी चिंता दूर हो सके। जी। वो हमेशा इस बात के लिए चिंतित रहते थे कि लेबर इंस्पेक्टर, कारखाना इंस्पेक्टर वगैरह का जो औचक निरीक्षण होता था उससे उनकी परेशानी बढ़ती थी। अब 15 दिन पहले पोर्टल पर डाला जाएगा, पहले दिन 15 दिन पहले उनको सूचना होगी, फिर वो निरीक्षण के लिए जा पाएंगे। वैसे लेबर के अवेयरनेस के लिए, मजदूर को जागरूक करने के लिए, मजदूर के हितों के लिए वो हमेशा जा सकते हैं जी। लेकिन फैक्ट्री मालिकों पर जो शिकंजा कसना रहता है उसके लिए वो बिना अनुमति के नहीं जाएंगे। कई बार एक थोड़ा राजनीतिक सवाल भी इससे जुड़ा है, तो वो मैं चाहूँगा अभी ही ले लूँ। कई बार होता है कि राजनीतिक दल अपने हित के लिए मजदूरों का उपयोग करते हैं। हमने इसका दुष्प्रभाव देखा, उत्तर प्रदेश तबाही की कगार पर पहुंच गया था योगी आदित्यनाथ के आने से पहले। पश्चिम बंगाल की क्या दुर्गति हुई, उद्योगों का वहाँ जाल बिछा हुआ था वो पूरी तरह से तबाह हो गए। अब फिर बंगाल को गढ़ने का काम हो रहा है। तो बिहार में उस तरह के राजनीतिक विद्वेष का वातावरण मजदूरों को उपयोग करके राजनीतिक हित न लोग साधें, इस पर विशेष नज़र रखनी होगी। देखिए, हमने बंगाल से
सीखा है। कभी कलकत्ता देश की राजधानी हुआ करती थी और मजदूर और मिल मालिकों के इस झगड़े के कारण बंगाल गर्त में चला गया था और उसकी जगह मुंबई जैसा शहर बसा, महाराष्ट्र आगे बढ़ा। तो हम लोग उससे शिक्षा लेते हैं और वैसे किसी भी चीज़ को यहाँ हम नहीं पनपने दें, ये हमारी पूरी जवाबदेही है। लेकिन श्रमिकों के साथ कोई खिलवाड़ न करे। श्रमिकों का जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कोई इधर उधर नहीं करे। बाल श्रमिकों के क्षेत्र में इन सारे चीज़ों पर विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। श्रम विभाग के अंतर ही आता है राज्य कर्मचारियों का बीमा, ESI। तो कई बार कंपनियां अपना हित देखते हुए कर्मचारियों के इस हिस्से वाले हित को नज़रअंदाज कर देती हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग और उसके प्रभावी संचालन को लेकर फोकस रहेगा। नहीं, उस पर एक दिन हमने उसकी समीक्षा की है और उसका वृहद समीक्षा भी हम करने वाले हैं और उसमें कहीं भी मजदूरों का हित अगर कठिनाई में पड़ेगी तो उसको हम लोग कहीं से बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम सुधार के उपाय करेंगे। ESI भी ठीक से अपना काम करे और मजदूर भी अपना काम करते रहे। उसका जो इंश्योरेंस का पॉलिसी है वो कहीं से बाधित और प्रभावित नहीं हो। बिहार की एक बड़ी आबादी है जो बाहर कुशल कारीगर के तौर पर काम करती है, ट्रेंड वर्क फोर्स। अगर बिहार में उद्योग स्थापित होंगे तो नए वर्क फोर्स को तो आप ट्रेंड करेंगे ही, लेकिन उन्हें वापस लाया जाए, इसको लेकर नियमावली के ड्राफ्ट में विचार किया जा रहा है। देखिए, प्रवासी मजदूर की संख्या पहले से घटी है, लेकिन आज भी बिहार के बाहर लोग काम कर रहे हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते और वो हमारे डाटा पर भी आ रहा है। अभी तक उसका कोई डाटा लेखा जोखा नहीं होता था। हम लोगों ने उस पर भी काम करना शुरू कर दिया है। प्रवासी मजदूरों का भी एक डाटा बना है, वो उस पर अपलोड किया जा रहा है उसका डेटा वेबसाइट पर और लोग उसमें आ रहे हैं और उसकी संख्या, उससे हमको अब पता लगाने में सहूलियत होगी और तदनुसार योजना बनाने में भी। अभी प्रवासी मजदूर के लिए जो लाभ था उसमें दुर्घटना उपरांत हम 2 लाख था उसको 4 लाख किया गया अभी। और अभी तक वहाँ स्वाभाविक मृत्यु के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, जबकि शताब्दी योजना के तहत और संगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए भी हम 50,000 की राशि, स्वाभाविक मृत्यु अगर 18 वर्ष से 65 वर्ष के किसी मजदूर की होती है तो उसको देने का काम करते हैं। हमने भी जहाँ जहाँ जिन जिलों में गया है वहाँ चेक वितरण का भी काम किया है इसका। तो चाहते हैं कि एक ऐसी नीति आए और इस पर हम बात करेंगे और उस तरह की नीतियाँ लाकर, ताकि कम से कम स्वाभाविक मृत्यु भी अगर प्रवासी मजदूर का होता है बाहर, राज्य के अंदर हम उसी को देंगे और राज्य के बाहर वो मरते हैं तो उनको हम कोई सहायता नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा लगता है कि नैसर्गिक न्याय से प्रतिकूल हो जाता है। इसलिए उसकी नीतियां बनाकर हम प्रवासी मजदूरों के भी स्वाभाविक मृत्यु में शताब्दी योजना के तर्ज पर लाभ देना चाहते हैं। एक चीज़ और पूछ लेते हैं, बिहार के मज़दूरों की बात कर ली हमने, बिहार के बाहर जो मज़दूर काम करते हैं उनकी भी बात हो गई। विदेश जो बिहारी जाते हैं काम के लिए, उनका भी हक का ध्यान सरकार रखेगी। कई बार इस तरह की शिकायतें आती है कि मज़दूर विदेशों में गए, वहाँ फंस गए, कई बार एजेंट्स के चंगुल में आ गए, उन्हें झांसा दिया गया। तो उसको लेकर जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन एक नियम, ताकि गलत करने वालों को सज़ा भी मिले, उनमें कानून का डर हो। युवा रोजगार कौशल विभाग से हम लोगों ने विचार किया है कि इस प्रकार की व्यवस्था हम करें कि जो विदेश जाने वाले हमारे मजदूर हैं या कुछ ऐसे नौकरी पेशा में भी जाने वाले लोग हैं जो पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए दलालों का शिकार हो जा रहे हैं, तो सरकार अपने स्तर से एक इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी
ताकि सरकार के उन व्यवस्था के माध्यम से वो विदेश जाए, और जिसका हम मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे। वैसे विदेश में भी कोई अगर किसी का दुर्घटना में या किसी चीज़ में मृत्यु हो जाती है आकस्मिक रूप से, तो उसके भी डेड बॉडी को लाने के लिए हमारा विभाग, जो श्रम संसाधन विभाग का एक विंग काम करता है, दिल्ली में है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी वहाँ बैठते हैं, और वो विदेश विभाग से लाइजनिंग करके उसका काम भी हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल हम छोड़ देते हैं जो विदेश चला गया। तो विदेश जाने वालों की भी चिंता अब विशेष रूप से हम लोग करें, इसकी भी तैयारी मुकम्मल हो रही है। चलिए, हर स्तर पर मजदूरों का हित और मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए उद्योग जगत जो निवेश के लिए उत्साहित है बिहार में, उनका हित, इस पर हमने बातचीत की और बहुत ही सकारात्मक रुख सरकार का दिख रहा है। अरुण शंकर जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस दिशा में सरकार बिल्कुल सकारात्मक निर्णय लेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है। ब्रेक के बाद हम उन युवाओं की बात करेंगे जो बाहर जाने के बजाय बिहार में अपने लिए एक सुनहरा भविष्य तलाशने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके लिए विभाग क्या कर रहा है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बातचीत को जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश माननीय मंत्री जी, और आज हमारे साथ हैं खास अरुण शंकर प्रसाद जी। हमने श्रम संसाधन विभाग से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत ब्रेक से पहले की थी, और अब युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, जिसकी जिम्मेदारी भी इनके कंधे पर सौंपी गई है, उसके बातचीत कर लेते हैं। बिहार को अगर तेज़ गति से आगे बढ़ाना है तो बिहार की युवा शक्ति को स्किल्ड होना होगा, उन्हें बिहार में संभावनाएं दिखे, इतनी क्षमता सरकार को उन्हें दिखानी होगी। क्या सरकार बिहार के युवाओं को उम्मीद दे रही है? देखिए, बिहार सरकार का बिल्कुल स्पष्ट संकल्प है कि हम 25 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ेंगे। हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय ही ये बात निर्धारित हो गई थी, जिसको आदरणीय सम्राट चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, तेज़ गति से आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से युवा हमारे राष्ट्र की ताकत है, बिहार की शक्ति है युवा, और उसका सकारात्मक उपयोग करके हम युवा शक्ति को राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र शक्ति में बदल सकते हैं। लेकिन वही युवा अगर नकारात्मकता की ओर जाएगा तो उससे बेरोजगारी और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इसलिए बिल्कुल सरकार की सोच है, और उसके अनुरूप अभी तक नवंबर से हम लोगों ने, जब से ये नई सरकार बनी है, उस वक्त से लेकर अभी तक 60,000 से अधिक युवाओं को हमने नियोजनालय के माध्यम से और छोटे छोटे मेला के माध्यम से रोजगार देने का अभी तक काम किया है, जो एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़ता है। उसके अलावे रोजगार मेला के माध्यम से अभी हम लोगों ने मई के महीने में 25, 26, 27 को ज्ञान भवन में एक बड़ा रोजगार मेला, मेगा रोजगार मेला के रूप में लगाया गया, जिसमें 62,000 से अधिक युवा पोर्टल पर आए थे बेरोजगार। और हेल्थ सेक्टर के लिए हमने केवल किया था, जिसमें 100 के आसपास नियोक्ता भी आए थे। 3 दिनों तक वो मेला चला। 25-30 हज़ार युवा की भागीदारी वहाँ प्रत्यक्ष रूप से हुई, और 10,800 के करीब युवा देश विदेश और बिहार के अन्य हेल्थ सेक्टरों में जाकर अपना काम भी प्रारंभ, कुछ लोग 5500 से ज़्यादा तो वहाँ ज्वाइन कर लिए, जिसकी सूचना विभाग इकट्ठा करती है जी, और भी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम फिर दोबारा अभी जुलाई में रोज़गार मेला लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि तकनीकी बाध्यता उसमें आए, चूँकि बांकीपुर में ही ज्ञान भवन पड़ता है और बांकीपुर का चुनाव डिक्लेयर्ड हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि उसको हमको जुलाई के बदले अगस्त सितंबर में ले जाना एक भरोसा तो है कि इस महीने नहीं, अगले महीने नहीं, हमने तो 2 महीने पर इसको करने का ठान लिया है जी। वो तो आप जिले में हर महीने कर रहे हैं। जिले में हर महीने और हर सप्ताह कर रहे हैं इस काम को।
लेकिन यहाँ एक जब मेगा मेला के रूप में लगता है तो पूरे राज्य के युवा आते हैं, अन्य राज्यों से भी आ जाते हैं कुछ लोग। और हम चाह रहे थे कि अभी बैंकिंग सेक्टर पर हम लोगों ने जोर दिया था, लेकिन अब देखिए वो कब तक हो पाता है। अब थोड़ा सा कम से कम आगे आप बढ़ा। प्रयासरत हैं, तो युवाओं को भरोसा है कि आज नहीं तो कल और होगा उसके ही। अलावे हमारा निर्णय है कि हम 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे इस 5 साल के अंदर, और उसको सीधे कैसे रोजगार से जोड़ने की तैयारी होगी। उसके लिए पीएम सेतु योजना के तहत देश भर में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ये योजना लाई गई है, जिसमें 200 से अधिक आईटीआई को अपग्रेड करना है। उसमें क्लस्टर में है, और बिहार में भी हमको 75 आईटीआई को अपग्रेड करना है। इसके तहत 200 वहाँ क्लस्टर है, तो यहाँ 5 का एक लगभग क्लस्टर बनता है। तो हम उसका भी काम तेज गति से करना चाह रहे हैं, और वो कैसे सीधे रोजगार से जुड़े, इसके लिए उद्योगपतियों को उसमें लगाया गया है। 17% भागीदारी उद्योगपति की पूंजी लगेगी, राज्य सरकार की पूंजी लगेगी और केंद्र सरकार की पूंजी लग रही है उसमें, ताकि उनके अनुसार, उद्योगपतियों के अनुसार हम वहाँ स्किल्ड करें और वो सीधे अपने लायक उन युवाओं को ले जा सके। इसकी एक बड़ी तैयारी भी हम लोगों ने कर ली है स्किल डेवलप के माध्यम से, और अंतर्राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा सेंटर भी इस बिहार में बनाने की तैयारी हो रही है, जगह तलाशी जा रही है। वैसा ही जैसा अभी हमने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में एक सेंटर में देखा था। बिल्कुल बिल्कुल उसी तर्ज पर जी हम लोग 1-2 जगह के बारे में प्रस्ताव भी हम लोगों ने बनाया है। और जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल विश्वविद्यालय की भी स्थापना इस बिहार में हुई है, और वो दशरथ मांझी संस्थान में अभी चल रहा है। लेकिन उसके लिए हम ज़मीन की मांग पटना के जिलाधिकारी से किए हैं। 100 एकड़ भूमि चाहिए, और जैसे ही वो भूमि हमें प्राप्त हो जाती है, हम उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। और बिहार में एक बड़ी तैयारी है कि हमारे जो युवा राज्य के बाहर हैं, वो अब इतने उद्योग बिहार में लगना शुरू हो गया है कि हम उनको आमंत्रित करेंगे कि वो बाहर से लौटकर अपने बिहार, अपने घर में आकर काम करें और अपने स्किल्ड का उपयोग इस बिहार के को समृद्ध बनाने में करें। जब बिहार समृद्ध बनेगा, तभी ये देश, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका जो संकल्प है कि भारत दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र 2047 तक बने, उसमें इसकी एक बड़ी भूमिका होने वाली है। बिल्कुल, सुनहरा बिहार और बिहार के युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य गढ़ने की तैयारी अरुण शंकर प्रसाद जी कर रहे हैं। समय की बाध्यता है, जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं और इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे।